वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डीआरडीओ सेप्टेम 10 का प्रिपरेशन के लिए मैं आज आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि पिछला बार अगर देखते डीआरडीओ सेप्टेम 9 में टेक्नीशियन का हार्ड पोस्ट के लिए आपको ईडी से इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन पूछा था। मैशिनिस्ट का एक शिफ्ट का पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया था। तो इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको इस फील्ड को अच्छा से कंप्लीट करके जाना है। तो इसके लिए आपको कोई भी बुक, कोई भी किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं जितना आपको क्लास प्रोवाइड करूँगा उसी क्लास को अगर आप लोग देख के जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% आपको कॉमन आएगा। उतना तक मैं आपको सॉल्व करके दूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन को। तो ये बहुत बड़ा पीडीएफ है और बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो इसको मैं डिस्कशन करूंगा। एक वीडियो में डिस्कशन करना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है। तो इस क्लास में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 70 से 75 एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन का डिस्कस करने का। नॉट ओनली डिस्कशन, इसका साथ एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। डिस्कशन करना, अगर क्वेश्चन आंसर हमें बताना होता तो जल्दी जल्दी हम बता भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्कशन भी करूंगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना। और नॉट ओनली इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास, आप लोग को टेक्निकल का हर चैप्टर का क्लास आएगा, लेकिन डेली 6-7 सब्जेक्ट का क्लास लेना उतना संभव नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे डेली 2 से 3 सब्जेक्ट का क्लास लेने का। कभी टेक्निकल लेंगे, उसका साथ इंग्लिश ले लेंगे। कभी ईडी लेंगे तो उसका साथ हम जीके करवा देंगे। कभी मैथ करेंगे तो कभी रीजनिंग उसका साथ कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे सीरीज चलते रहेगा। जितना जल्दी आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, उतना जल्दी भी आप लोग को नहीं होगा। एटलीस्ट आप लोग को 110 से 120 दिन का टाइम मिलेगा। 4 महीने तो मिनिमम हम आपको बताते हैं। उसमें भी आप लोग का एग्जाम होगा कि नहीं वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो 120 दिन आपका पास है। 120 दिन में आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते टेक्निकल पढ़ सकते, जीके पढ़ सकते, मैथ प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इससे ज़्यादा आपको एफर्ट देने का जरूरत नहीं है, ओके। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूं। तो सपोर्ट करते रहना। आप लोग के लिए भी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। और मैं जब वेबसाइट बनाऊंगा, 1 महीना शायद लगेगा वेबसाइट बनाने में, तो उसमें हम टेस्ट सीरीज भी डालेंगे। और जिस पीडीएफ से एक स्पेशल पेपर हम बना रहे हैं, एक स्पेशल पीडीएफ बना रहा है जहां से हम टेक्निकल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1500 से 200 क्वेश्चन का हम टारगेट लेके 2000 क्वेश्चन का टारगेट लेके हम चल रहे हैं। तो इस पीडीएफ को भी मैं वेबसाइट पर अपलोड करूंगा। तो अभी ये पीडीएफ प्रोसेसिंग में अभी हम लोग बना रहे हैं, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन टेक्निकल का क्लास शुरू हो जाएगा कल या परसों से, ओके। क्योंकि और भी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, इसका बाद मैथ है, रीजनिंग है, उसको भी सॉल्व कराना है। तो एक एक क्लास आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए पक्का हेल्पफुल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी बैटन्स विल बी देयर फॉर ए ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड जो होता है, इस टाइप का जो ड्राइंग बोर्ड होता है, इसमें कितना बैटर्न रहता है। तो ड्राइंग बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम लोग ड्राइंग शीट को रख के हम लोग ड्राइंग करते हैं, ओके। तो उसमें 2 बैटर्न रहता है, मतलब बैक साइड में ऐसे रेक्टेंगल पीस उसमें लगा हुआ रहता है। तो किस लिए रहता है, ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये बनता है ऑयल सेशन वुड या मेसोनाइट से बनता है। कभी अगर उसका जब भी टेम्परेचर का चेंज होता है, उसमें अगर वो प्रिवेंट होना चाहते हैं या डिस्टॉर्शन होना चाहते हैं, टेराफन होना चाहते हैं, उसका शेप या डायमेंशन में चेंज होना चाहते हैं, तो टेराफन होने से बचाने के लिए, डिस्टॉर्शन होने से बचाने के लिए उसमें हम लोग 2 बैटर्न लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है, 2 बैटर्न को लगाने से क्या होता है, डिस्टॉर्शन से बच जाता है। जैसे हम लोग वेल्डिंग करने से पहले 2 मेटल का बीच में टैक वेल्डिंग कर लेते डिस्टॉर्शन को बचाने के लिए, वैसे हम लोग इधर बैटर्न लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ड्राइंग आपको दिखाना चाहता हूँ, ड्राइंग बोर्ड में बैटर्न कैसे यूज होता है। आप देख सकते हैं ये बैक साइड ऑफ ड्राइंग बोर्ड का बैक साइड है। इसमें आपको मिल रहा है ये 2 बैटर्न जो मैं आपको बताया हूँ, ओके।
ये दो बटन को हम लोग स्क्रू से उसमें फिट कर दिए हैं। ओके, और अब देख सकते हैं एबोनी वर्किंग एज। एबोनी वर्किंग एज में हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग डायमेंशन लेते हैं, एक डाटूम सरफेस हम लोग इसको मानते हैं। ये जो आप देख सकते हैं एबोनी वर्किंग एज में एक स्लॉट है, उसमें ट्राइस्क्वायर का स्टॉक फिट होता है और उसमें वो ट्राइस्क्वायर नहीं है, ड्राइंग में तो टी स्क्वायर यूज होता है, तो टी स्क्वायर का स्टॉक इसमें फिट होता है और उसको हम लोग स्लाइड करके टी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। ये जो स्लॉट है उसमें टी स्क्वायर का स्टॉक फिट होता है, उसका ऊपर वो स्लाइड करता है। ओके, तो ड्राइंग बोर्ड आपको समझ में आ गया। तो ड्राइंग बोर्ड को हम लोग कैसे लगाते हैं, स्क्रू देके लगाते, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन में वही पूछा है, हाउ मेनी बैटन्स विल बी देयर फॉर ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के लिए कितना बैटन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 बैटन इसमें रहता है। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी दिया जाता है जो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। जनरली ड्राइंग बोर्ड्स हैव डायमेंशन ऑफ 1000 इंटू 1500, 700 इंटू 1000, 500 इंटू 700 एंड 350 इंटू 500 मिलीमीटर। तो आप लोग जानते हैं जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड का भी अलग अलग डायमेंशन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड को हम लोग कैसे करते हैं, डी से हम लोग उसको हम लोग डेजिग्नेशन करते हैं। तो टोटल कितने टाइप का होता है, टोटल 3 टाइप का होता है। D0 जिसका साइज सबसे मैक्सिमम होता है, इसमें होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 मिलीमीटर। क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और ये होता है थिकनेस। इसके बाद D1 में क्या होता है, D1 में होता है 1000 इंटू 700 इंटू 25। D2 में क्या होता है, D2 में होता है 700 इंटू 500 इंटू 15 होता है, इसमें थिकनेस इसमें 15 होता है। D3 में क्या होता है 500 इंटू 350 इंटू 15, इसका भी 15 होता है। मतलब पहला दो D0 और D1 के लिए थिकनेस 25 होता है, नीचे D2 और D3 के लिए 15 होता है। ओके, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, वही आपको बताया जा रहा है कि ड्राइंग बोर्ड का डेजिग्नेशन अलग अलग होता है, जो मैं आपको अभी बताया हूँ। और इस वेल्ड सेशन सॉफ्ट वुड से बनता है, तो इसमें क्या होता है, बेंडिंग नहीं होता है, डिस्टोर्शन नहीं होता है, इसका लाइफ बहुत बढ़ जाता है अगर हम लोग बैटन यूज करते हैं तो। एंड ऑल्सो इफ द साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड इंक्रीजेज वाइडली देन द बोर्ड विल बी फेब्रिकेटेड विथ अनदर 1 और 2 बटन। मतलब अगर ड्राइंग बोर्ड का साइज और भी बड़ा हो जाता है तब हम लोग और भी 1-2 बटन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर बड़ा बोर्ड हो जाता तब हम लोग कर सकते हैं यूज़। तो जनरली क्या होता है, 2 बटन हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोले जा रहे हैं द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू टी स्क्वायर इज। टी स्क्वायर इस टाइप का होता है और हम लोगों का क्या होता है, अब जो टेक्निकल में यूज़ करते हैं उसमें होता है हम लोग का ट्राई स्क्वायर। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर इस टाइप का होता है और इसमें होता है टी स्क्वायर, इसका भी एंगल 90 डिग्री होता है। तो बोला है टी स्क्वायर का कौन सा पार्ट नहीं होता है, टी स्क्वायर का तो वर्किंग एज पार्ट होता है। ओके, स्टॉक भी होता है, ब्लेड भी होता है, लेकिन एबोनी नहीं होता। एबोनी किसका पार्ट होता है, ड्राइंग बोर्ड का पार्ट होता है। ओके, ड्राइंग बोर्ड का एक साइड में हम लोग एबोनी को लगाते हैं, जहाँ पे स्लॉट टाइप बन जाता है, उसमें हम लोग टी स्क्वायर को स्लाइड कर सकते हैं। टी स्क्वायर का स्टॉक को हम लोग स्लाइड करके टी स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, वर्किंग एज एंड स्टॉक आर द पार्ट्स ऑफ टी स्क्वायर दोज which makes 90 degree angle with each other. Okay, blade is the long bar that exists in the T square. तो blade T square का सबसे लंबा पार्ट होता है। Okay, ebony is the part of drawing board in which T square is fitted to draw line. तो ebony ड्राइंग बोर्ड का एक पार्ट होता है जहाँ पे T square का स्टॉक स्लाइड करता है, फिटिंग होकर स्लाइड करता है और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द एंगल which can't make using a single set square is। तो सिंगल सेट स्क्वायर यूज करके हम लोग कौन सा एंगल को बना नहीं सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं 2 सेट स्क्वायर होता है, एक का एंगल क्या होता है, एक होता है 90 डिग्री 45 और 45, और दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है तो उसका होता है एक एंगल में होता है 30 डिग्री, दूसरा एंगल में होता है 90 डिग्री और तीसरा एंगल है 60 डिग्री। तो 2 टाइप का सेट स्क्वायर होता है। तो इसमें बोला है किसी एक सेट स्क्वायर दे के हम लोग कौन सा एंगल बना नहीं सकते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें 45 डिग्री दिया है, तो 45 डिग्री तो इधर है एक सेट स्क्वायर में, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। दूसरा 60 डिग्री, तो इस सेट स्क्वायर को लेकर हम लोग 60 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं।
तीसरे में बोला कि 30 डिग्री, 30 डिग्री का ए भी तो आप देख सकते हैं, ए सेट स्क्वायर में 30 डिग्री है, 30 डिग्री भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 75 डिग्री हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल सेट स्क्वायर का मदद से इसको ड्राइंग करना नामुमकिन है। ठीक है, अगर डबल सेट स्क्वायर लेते तब होता है, एक 45 डिग्री लगाते हैं और एक में 30 डिग्री लगा कर हम लोग 75 डिग्री मार्क कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सेट स्क्वायर का मदद से 75 डिग्री को हम लोग ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। तो यही आपको डिटेल में बताया गया है, आप देख सकते हैं 45 डिग्री कैन बी ड्राइंग यूजिंग 45 डिग्री सेट स्क्वायर, 30 एंड 60 डिग्री कैन बी ड्राइंग यूजिंग 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर, बट 75 डिग्री वी नीड बोथ सेट स्क्वायर। जो मैं आपको अभी बताया हूँ कि एक सेट स्क्वायर का 30 डिग्री है, दूसरा सेट स्क्वायर का 45 डिग्री लेके हम लोग 75 डिग्री बना सकते हैं। समझ में आ गया? और इसमें आपको बताया गया कि मल्टीपल एंगल हम लोग बना सकते हैं प्रोटेक्टर का मदद से। प्रोटेक्टर क्या होता है, जो आप लोग जानते हैं ना कि जिसमें 180 टोटल डिवाइड पार्ट होता है, टोटल 1 से 180 डिग्री तक वैल्यू होता है, तो कोई भी एंगल को हम लोग इसमें मार्क कर सकते हैं प्रोटेक्टर का मदद से। मल्टीपल एंगल मतलब एक से ज़्यादा एंगल को हम लोग यूज़ कर मतलब माप सकते हैं या हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं प्रोटेक्टर का मदद से। 4th नंबर का क्वेश्चन में आपको वही सेम क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको डबल सेट स्क्वायर का बात किया, मतलब दोनों सेट स्क्वायर का यूज करके हम लोग कौन सा एंगल बना नहीं सकते। द एंगल व्हिच वी कांट मेक यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर इज, मतलब दोनों सेट स्क्वायर यूज करके हम लोग कौन सा एंगल बना नहीं सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं 15 डिग्री, हम लोग 15 डिग्री बना सकते हैं। कैसे हम लोग बनाएंगे, तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, तो 90 डिग्री हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो एक में अगर हम लोग 45 डिग्री को करते हैं और दूसरे में अगर हम लोग करते हैं इधर 30 डिग्री, टोटल कितना हो गया 45 प्लस 30 75 हो गया, और बचा कितना 90 माइनस 75 कितना होता है 15 डिग्री, 15 डिग्री बचा हुआ रहता है, मतलब 15 डिग्री को हम लोग मार्क कर सकते हैं। ओके, इसका बाद 105 डिग्री को भी हम लोग मार्क कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक सेट स्क्वायर का 60 डिग्री, दूसरा सेट स्क्वायर का 45 डिग्री, ये भी हम लोग मार्क कर सकते हैं। तीसरे में बोला है 165 डिग्री, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 60 डिग्री को देख के पहले बनाएंगे, फिर और एक बार 60 डिग्री को देख के बनाएंगे, मतलब 120 डिग्री हो गया, और एक 45 डिग्री का हम लोग सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 165 डिग्री, तो इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। लेकिन 125 डिग्री को हम लोग किसी भी तरह उसको हम लोग डबल सेट स्क्वायर यूज़ करके भी हम लोग मार्क नहीं कर सकते हैं। आप लोग कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये आप लोग मार्क नहीं कर पाएंगे। ओके, 5th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, स्मॉल बो कॉम्पास कैन ड्रॉ सर्किल लेस देन डैश मिलीमीटर रेडियस। जो स्मॉल बो कॉम्पास होता है जिसका मदद से हम लोग ड्राइंग बनाते, जो सर्किल हम लोग बनाते हैं, ओके, तो कंपास का मदद से बनाते हैं। तो स्मॉल बो मतलब क्या होता है, बहुत ही लेस रेडियस वाला सर्किल बनाते हैं। तो कितना मिलीमीटर रेडियस वाला सर्किल बनाते हैं, मैक्सिमम वो 25 मिलीमीटर रेडियस वाला वो सर्किल बनाते हैं। ओके, तो डायमीटर कितना होगा 25 मिलीमीटर, अगर रेडियस होता तो डायमीटर हो जाएगा 50 मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर डाया वाला रेडियस बनाने के लिए हम लोग स्मॉल बो कॉम्पास का यूज़ करते हैं। तो शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और भी आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छा लगता है इसमें जो दिया है, ए नॉर्मल स्मॉल बो कॉम्पास इज कैपेबल ऑफ ड्राइंग सर्किल लेस देन 25 मिलीमीटर रेडियस, मतलब एक नॉर्मल स्मॉल बो कॉम्पास सर्किल ड्रॉ कर सकते 25 मिलीमीटर से कम रेडियस वाला। ओके, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ए स्क्रू इन बिटवीन द लेग ऑफ द कंपास। तो ये क्यों होता है कि ये कंपास का दोनों लेग का बीच का जो स्क्रू होता है उसका वजह से वो 25 मिलीमीटर तक ही वो बना सकते हैं। ओके, इसका बाद बोला है, बट एनी अदर नॉर्मल कंपास कांट गिव यू परफेक्ट सर्किल हुज रेडियस इज लेस देन 25 मिलीमीटर। मतलब अगर आप लोग कोई भी दूसरा कंपास यूज करके करते हैं तो इतना परफेक्ट सर्किल आपको नहीं मिलता। ओके, मतलब स्मॉल बो कंपास का मदद से चाहे हम लोग 25 मिलीमीटर तक ही बना सकते हैं, लेकिन क्या वो एक परफेक्ट सर्किल या स्मूथ सर्किल इसमें आपको बना सकते हैं। ओके, इसका बाद 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच इज नॉट द यूज ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर का कौन सा यूज नहीं है, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डिवाइडर का तो काम होता है टू डिवाइड कर्व एंड स्ट्रेट लाइन इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। तो कोई भी अगर ऐसे अगर आप लोग का 10 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर का कोई भी एक सरल रेखा है, कोई भी लाइन है, इसको अगर हम लोग चाहे 2 भागों में भी बांट सकते हैं, हम लोग इसको 4-5 भागों में भी बांट सकते हैं।
तो ये किसका मदद से कर सकते हैं, डिवाइडर का मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो होता है, तो ये तो सही है। तो कौन सा डिवाइडर का यूज़ नहीं है ये आपको निकालना पड़ेगा। हम लोग इसका मदद से ड्राइंग सर्किल नहीं बना सकते, डिवाइडर का मदद से सर्किल हम लोग नहीं बनाते। हम लोग किसका मदद से बनाते हैं, कंपास का मदद से हम लोग सर्किल बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये डिवाइडर का यूज़ नहीं है, मतलब ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी भी आपको देख लेना है। टू ट्रांसफर डायमेंशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू द अनदर पार्ट, मतलब कोई भी सोचो ड्राइंग है, ड्राइंग का ये डायमेंशन है, सोचिए 25 मिलीमीटर है, तो इसको हम लोग माप लिए है और ये माप को हम लोग ड्राइंग का दूसरा पार्ट में भी जाके हम लोग इधर भी जाके उसको काम में लगा सकते हैं कि हाँ 25 मिलीमीटर इधर अगर आ रहा है तो इधर भी ये 25 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको 4 भागों में बांटे। तो डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए भी काम आता है। इसका बाद बोला टू सेट ऑफ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द स्केल टू द ड्राइंग, मतलब क्या होता है, स्केल में अगर हम लोग को कोई भी रीडिंग लेना है, सोचो जॉब में रीडिंग लेना, हम लोग को 20 मिलीमीटर का मार्किंग करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्केल में माप देख लेते हैं कि 20 मिलीमीटर क्या है, उसका बाद हम लोग कहाँ पे लेके जॉब में लेके मार्किंग करते हैं। तो यही आपको बोला है कि स्केल से हम लोग ड्राइंग को सेट कर, माप को सेट करके हम लोग जॉब पर मार्किंग करते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बोला है, डिवाइडर कैन बी यूज्ड फॉर दोज पर्पसेस एज मेंशन्ड इन ऑप्शन। ओके, मतलब डिवाइडर ये सब पर्पस के लिए यूज होता है जो ऑप्शन में बताया गया है। बट वी कांट यूज डिवाइडर एज ए कंपास, बट हम लोग कंपास का तरह डिवाइडर को यूज नहीं कर सकते हैं। इवन इफ वी वांट द कंपास टू बी यूज एज डिवाइडर वी कैन चेंज द पेंसिल पार्ट विद द नीडल अटैचमेंट। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिवाइडर इसका तरह काम करे कंपास का तरह, तो क्या करना पड़ेगा, वो आपको जो पार्ट होता है आप देख सकते हैं, जो पेंसिल पार्ट होता है विथ नीडल अटैचमेंट, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उधर लगाना पड़ेगा, तभी वो कंपास डिवाइडर का तरह काम करेगा। क्योंकि कंपास और डिवाइडर सेम है, लेकिन डिवाइडर का दोनों क्या होता है, पॉइंट पोर्शन रहता है, लेकिन जो कंपास होता है उसमें एक नीडल अटैचमेंट होता है जिसमें पेंसिल फिक्स होता है। ओके, जिसका मदद से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर पाते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द कार्डबोर्ड स्केल आर अवेलेबल इन ए सेट ऑफ डैश स्केल। जो कार्डबोर्ड का स्केल होता है तो टोटल कितना सेट ऑफ स्केल में वो अवेलेबल होता है, तो टोटल 8 नंबर ऑफ स्केल में वो अवेलेबल होता है। कार्डबोर्ड स्केल आर अवेलेबल इन द सेट ऑफ 8 स्केल, दे आर डेजिग्नेटेड M1 टू M8। मतलब जो कार्डबोर्ड का स्केल होता है, आप लोग यूज़ किए हैं जो कार्डबोर्ड हम लोग स्केल, पहले जब हम लोग बचपन में थे तब हम लोग कार्डबोर्ड का स्केल यूज़ करते थे। टोटल 8 सेट में अवेलेबल होता है और उसका डेजिग्नेशन M1 से M8 होता है। M1 का क्या है, M1 के 1:1 होता है। M2 का क्या होता है, 1:2.5। M3 होता है 1:10। M4 होता है 1:20। M5 होता है 1:50। M6 होता है 1:200। M7 होता है 1:300। इसका बाद आप देख सकते जो भी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो M1 से शुरू करके आपको डायमेंशन दिया है, इसको आपको याद कर लेना है। बोला है दिस आर द स्टैंडर्ड स्केल यूज, मतलब ये स्टैंडर्ड स्केल आप लोग यूज होता है। तो आपको लेकिन वैल्यू याद करना पड़ेगा, कभी भी आपको पूछे जा सकते हैं M7 का क्या वैल्यू है कार्डबोर्ड स्केल का, तो आपको पूछे जा सकता है। 8 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हाट इज यूज टू ड्रॉ कर्व व्हिच आर नॉट सर्कुलर। मतलब हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कर्व ड्रॉ कर सकते हैं जो हम लोग जो एक्चुअली सर्कुलर नहीं है। तो ऐसा कुछ कर्व होता है जो टोटली सर्कुलर नहीं होता है, तो उसको हम लोग बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। तो देखो, अगर कर्व का बात करें तो कर्व को स्मूथली बनाने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है फ्रेंच कर्व, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग को सर्कल बनाना है तो अब हम लोग कॉम्पास यूज़ करेंगे, लेकिन कर्व अलग अलग होता है। वो एक्चुअली सर्कल टाइप नहीं होता, वो एक्चुअली कर्व होता है, कभी इस टाइप का होगा कभी इस टाइप का होगा। तो इसको स्मूथ कर्व बनाने के लिए हम लोगों को फ्रेंच कर्व का यूज़ करना पड़ता। फ्रेंच कर्व आर यूज्ड फॉर ड्राइंग कर्व्स व्हिच कैन नॉट बी ड्रॉन विथ ए कंपास। मतलब फ्रेंच कर्व का मदद से हम लोग ड्राइंग कर्व बना सकते हैं जो हम लोग कंपास का थ्रू, एक कंपास का थ्रू बना नहीं सकते। ये फेंट फ्री हैंड कर्व इज फास्ट ड्रॉन थ्रू द नोन पॉइंट। मतलब आपको एक फ्री हैंड कर्व, आपको सबसे पहले जो भी पॉइंट है, सोचो कोई भी एक कर्व बनाना है तो आपको एक इमेजिनरी कर्व आपको सोच लेना है कि हाँ ऐसे से बनाएंगे। तो फ्री हैंड कर्व आपको एक बना लेना है। उसका बाद क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कर्व एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द फ्री हैंड कर्व आर द फाउंड। मतलब
सबसे पहले पॉइंट आउट आपको कर लेना है, उसके बाद आपको फ्री हैंड में जस्ट करना है, उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व का थ्रू उसको स्मूथली ज्वाइन कर देना है। समझ में आ गया है। बोला फाइनली नीट कंटिन्यूअस कर्व इज ड्रॉन विद द एड ऑफ फ्रेंच कर्व। तो जब फाइनल होगा तब एक स्मूथ कर्व और नीट कंटिन्यूअस कर्व आपको दिखाई मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एरियाज ऑफ द टू सब्सिक्वेंट साइजेस ऑफ ड्राइंग शीट आर इन द रेशियो। मतलब आपको बताया जा रहा है दो ड्राइंग शीट का रेशियो क्या होता है। तो अगर आप लोग देखते A0 का तुलना से अगर A1 को कंपेयर करते हैं तो वो एक्चुअल रेशियो होता है 1:2। क्योंकि अगर आप लोगों को इसका डेजिग्नेशन का बारे में मालूम है तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग शीट का डेजिग्नेशन आपको बताता हूँ। तो डेजिग्नेशन क्या है, A0 से स्टार्ट होता है और A5 तक रहता है। तो A0 का क्या होता है, ट्रिम साइज इधर मैं लिखता हूँ और इधर अनट्रिम्ड साइज, मतलब ट्रिम करने से पहले क्या होता है, अनट्रिम्ड साइज क्या होता है। तो A0 के लिए होता है 841 इंटू होता है 1189, ओके। और इसका अनट्रिम साइज होता है 880 इंटू 1230। तो इसको आपको याद करना है क्योंकि A0 से शुरू करके A5 तक कोई भी वैल्यू आपको पूछे जा सकता है। तो इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनता है। तो A0 का तुलना से A1 क्या होता है, तो A0 सबसे बड़ा होता है तो उससे छोटा क्या होगा, A1 होगा। तो कितना छोटा होता है, तो इधर 594 इंटू 841 हो जाता है। मतलब ये जो 841 इधर रहता है, एक्चुअली ये जो लेंथ है ये क्या होता है इधर आ जाता है, और ये जो रहता है एक्चुअली जो ब्रेथ था तो क्या होता है हाफ हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1189 का आधा क्या होता है 594। मतलब क्या होता है ये कम हो जा रहा है, उसका आधा हो जा रहा है, ओके। इसका बाद A2 का भी मैं वैल्यू बता देता हूँ, सबका वैल्यू मैं बता देता हूँ। तो A1 का अनट्रिम साइज होता है 625 इंटू 880। A2 का होता है 420 इंटू 594, ओके। अगर आप लोग देखते हैं 841 का आधा क्या होता है 420 होता है, मतलब उससे कम हो रहा है। और अनट्रिम साइज क्या होता है 450 इंटू 625 होता है। इसके बाद A3 का क्या होता है, A3 का होता है 297 इंटू 420, ओके। 594 का आधा होता है 297 और ये 420 तो इधर आ जाएगा, ओके। और इसका अनट्रिम साइज होता है 330 इंटू 450। A4 का क्या होता है, A4 का होता है 210 इंटू 297। अब देख सकते हो 210 का डबल क्या होता है 420 होता है, और अनट्रिम साइज क्या होता है 240 इंटू 330। इसके बाद A5 जो सबसे छोटा होता है, और A4 क्या होता है जो हम लोग जेरोक्स पेज यूज करते हैं, जेरोक्स पेज का साइज होता है 210 इंटू 297। ये चीज़ आपको याद रखना, A4 से मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद A5 का होता है 148 इंटू 210। तो 297 का आधा होता है 148, और इसका अनट्रिम साइज होता है 165 इंटू 240। तो अनट्रिम साइज से और ट्रिम साइज से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आपको ट्रिम साइज से क्वेश्चन पूछता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है उसका आधा आधा हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, तो इसको मैं टोटली इरेज कर देता हूँ। इसमें आपको वही बोला है कि दो सब्सिक्वेंट ड्राइंग शीट का साइज का रेशियो क्या होता है, तो ये रिड्यूसिंग स्केल में हो रहा है ना। पहले क्या था, पहले जो था उसका आधा अभी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है उसको 1:2 रहा है, मतलब वो रिड्यूसिंग स्केल में हो रहा है। समझ में आ गया। तो यही आपको बताया है। 10 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या पूछे जा रहा है, द साइज फ्रॉम A0 टू A5 इंक्रीजेस। तो A0 का तरफ से जब भी हम लोग A5 मतलब A0 से शुरू करके जब भी A5 का तरफ आता है तब क्या होता है साइज बढ़ता है। तो ये तो गलत बात है, तो एक्चुअली क्या होता है फॉल्स हो जाएगा, एक्चुअली वो डिक्रीज होना चाहिए। समझ में आ गया है। इसका बाद आपको सीट का साइज दिया गया है जो मैं पहले ही आपको बता दिया हूं। समझ में आ गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द इंक्रीज इन हार्डनेस इज शोन बाय द वैल्यू ऑफ द फिगर पुट इन फ्रंट ऑफ H, 2H, 3H, 4H। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, तो आप देख सकते H से शुरू करके जब भी हम लोग 2H, 3H, 4H का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हार्डनेस इसमें बढ़ रहा है। ये सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही है, ओके। क्योंकि H मतलब होता है हार्डनेस, ओके, और S मतलब क्या होता है सॉफ्टनेस, ओके। तो H से जितना भी आगे बढ़ेगा 2H, 3H, 4H, 9H तक, तो ये क्या होता है उतना ज़्यादा वो हार्डर होते जाता है, मतलब हार्डनेस उसका और भी बढ़ते रहता है, ओके। तो सबसे हार्डेस्ट पेंसिल होता है 9H ग्रेड का। तो 9H ग्रेड पेंसिल इज द हार्डेस्ट पेंसिल।
अगर एज का बात करते, एज से जितना आगे बढ़ेगा 1S 2S 3S 4S 7S तक, तो 7S तक सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट होता है। तो सबसे इधर से शुरू होता है, एज से शुरू होकर जितना ज़्यादा एज होगा तो 7S तक वो सॉफ्ट होता है, और जो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो क्या होता है, उतना ज़्यादा डार्कर होता है। ओके, उसका लीड का पेंसिल क्या होता है, उतना ज़्यादा थिकर या डार्क होता है। ओके, तो 7S में सबसे ज़्यादा डार्क होता है, सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट ग्रेड पेंसिल होता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं व्हिच इज द सॉफ्टेस्ट ग्रेड पेंसिल, तो हो जाएगा आप लोग का 7S। ओके, तो ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। इसका बाद मैं टोटल चीज़ को आपको इरेज कर देता हूँ, इसका बाद में आपको समझाता हूँ। बोला लेटर एच बी डिनोट द मीडियम ग्रेड। एच बी मतलब क्या होता है, देखिए एच इधर है, 2H 3H 4H इधर है, उसका बीच में क्या होता है, एच बी होता है, उसका बाद एस होता है, 2S होता है। तो एच बी मतलब क्या होता है, मीडियम ग्रेड होता है, ना होता है सॉफ्ट, ना होता है वो हार्ड। ओके, वेयर द इंक्रीज इन हार्डनेस इज होन बाय द फिगर, आपको बताया गया है हार्डनेस कैसे बढ़ता है, एच का तरफ से शुरू होकर जितना आगे बढ़ेगा 9H तक हार्डनेस बढ़ता है। वैसे अगर सॉफ्टनेस का बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो बी से शुरू होकर धीरे 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 7B तक सॉफ्ट होते जाते हैं। समझ में आ गया। इसका बाद आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट साइज 210 इंटू 297 मिलीमीटर इन ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर में आपका नेक्स्ट साइज क्या है, तो मैं आपको बताया हूं जो जेरोक्स पेपर का साइज होता है 210, लेंथ होता है 210 मिलीमीटर, और जो ब्रेथ होता है वो तो 297 सेंटीमीटर 97 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट साइज क्या होता है, तो एक्चुअली A4 होता है। इसका नेक्स्ट साइज मतलब क्या होता है, A5 नहीं होगा, उसका होता है A3 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट साइज जब भी बोलेगा तब क्या होगा, वो A3 होगा। तो A3 का साइज क्या हो जाएगा, तो A3 का एक्चुअल साइज होगा ऑप्शन नंबर बी 297 इंटू 420, क्योंकि आप लोग जानते हैं 210 का क्या होता है, डबल हो जाता है, तो 420 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 210 नंबर में आपको ये भी बताएगा 210 मिलीमीटर इंटू 297 मिलीमीटर इज द A4 साइज है, और इसका नेक्स्ट होता है A3 जिसका साइज है 297 मिलीमीटर इंटू 420 मिलीमीटर, व्हिच केम डबलिंग द अलोंग द विड्थ। तो आपको मैं बताया हूं कि ये जो विड्थ होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेड बिकम्स डैश अकॉर्डिंग टू द फिगर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेटर B 2B 3B 4B 5B 6B 7B। तो मैक्सिमम कितना भी होता है, 7B होता है। जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्टर होता है। तो सॉफ्टर इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जितना B से आगे बढ़ रहा है तो सॉफ्टर होगा। अगर सॉफ्टर ऑप्शन में नहीं रहता, अगर ऑप्शन में सॉफ्टर नहीं रहेगा तब डार्कर हो जाएगा, अगर दोनों रहेगा तो सॉफ्टर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल का ग्रेड में दो ही ग्रेड होता है, एक होता है हार्ड और दूसरा होता है सॉफ्ट। ओके, तो जो मैं अभी आपको डिटेल में डिस्कशन किया हूँ वो आपको एक्सप्लेनेशन में अभी दिया है। नेक्स्ट शुरू हो रहा है ड्राइंग टूल्स एंड देयर यूजेस। ड्राइंग टूल और उसका व्यवहार हम लोग कहाँ पे करते हैं उसका बारे में आपको बताया है। द एक्यूरेसी ऑफ द ड्राइंग डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज। ड्राइंग का जो एक्यूरेसी है वो किसका ऊपर डिपेंड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी का ऊपर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल क्वालिटी का ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी कंपास यूज़ कर रहे हैं और वो अगर ज़्यादा जो उसका ढीला अगर होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग सही से माप नहीं ले पाएंगे। सही से जो हम लोग 25 मिलीमीटर रेडियस का अगर सर्कल बनाना जाएंगे तो थोड़ा सा उसका आगे पीछे हो जाएगा, मतलब प्रॉपर साइज में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्क्रू ढीला है तो क्वालिटी अच्छा नहीं है। इसलिए अगर कंपास का अगर बात करते हैं तो डिवाइडर का बात करते हैं, उसमें भी सेम टू सेम होगा। अगर जो हम लोग माप ले रहे हैं वो अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो माप नहीं रहेगा, उससे बढ़ जाएगा, अदरवाइज कम हो जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ऊपर तो डिपेंड करता है ड्राइंग का एक्यूरेसी। ओके, तो यही आपको बोला है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट प्ले ए वाइटल रोल इन द क्वालिटी ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एक वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्राइंग का क्वालिटी में। फैक्टर्स सच एज एक्यूरेसी, प्रिसिशन, करेक्टनेस एटसेट्रा डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द सेट। तो ड्राइंग के एक्यूरेसी, प्रिसिशन, करेक्टनेस सब कुछ डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी का ऊपर। तो इसमें आपको बताया जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ द थिन स्ट्रिप ऑफ वुड अरेंज इन ए लाइन टू फॉर्म रेक्टेंगल एंड ऑन व्हिच ड्राइंग इज मेड। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग वुड का पतला पतला स्ट्रिप को अरेंज करके हम लोग एक रेक्टेंगल फॉर्म में बनाते हैं और जिसका ऊपर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो सबसे पहला जो ड्राइंग में आपको दिखाया था, जो इमेज दिखाया था, फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले जो इमेज में आपको दिखाया था इसमें वही आपको बताया जा रहा है कि इसमें पतला पतला
थीन आपको बोला है कि स्ट्रिप, वुड का स्ट्रिप आप देख सकते हो टोटल इसमें कितना स्ट्रिप यूज हुआ है। अगर आप लोग देखते हैं 1 2 3 4 स्ट्रिप क्या हुआ उसमें यूज हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग किससे जुड़ा है, उससे हम लोग बैटन देके हम लोग उसको जोड़े हैं। ठीक है, और जोड़ कर हम लोग क्या किया, एक रेक्टेंगल फॉर्म बनाया है, और रेक्टेंगल फॉर्म बना के क्या वो एक ड्राइंग बोर्ड बन गया है जिसका ऊपर हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। यही आपको बोला है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है या इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग थीन वुड का स्ट्रिप से बनाते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइंग बोर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें आपको यही बताया जा रहा है ड्राइंग बोर्ड इज मेड अप ऑफ थिन शीट सेशन्ड सॉफ्ट वुड। तो वेल सेशन सॉफ्ट वुड से बनता है या मेसोनाइट से बनता है, और इसको हम लोग एक लाइन में फॉर्म करते हैं, एक रेक्टेंगल शेप आपको देता है। ओके, देन इट इज फिटेड विथ 2 बैटन। उसके बाद हम लोग 2 बैटन देकर उसको हम लोग फिट करते हैं, और बोर्ड का वो पैरेलल साइड में उसको हम लोग लगाते हैं, और उसको हम लोग स्क्रू देके लगाते हैं। बैटन आर अटैच विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए किस टाइप का टूल हम लोग यूज करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं टी स्क्वायर के बारे में आपको बताया गया। टी स्क्वायर आर मेड ऑफ हार्डवुड एंड प्लास्टिक। टी स्क्वायर हम लोग प्लास्टिक और हार्डवुड से बनाते हैं। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितना मैं बेसिक आपको पढ़ाऊंगा उसी से आपको क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मेरा क्लास से बाहर आपको करने का जरूरत नहीं है। कंप्लीट कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। ड्राइंग आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसका 2 पार्ट होता है, एक होता है स्टॉक, दूसरा होता है ब्लेड। तो बोला है स्टॉक स्लाइड्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड। तो स्टॉक पार्ट कहाँ पे स्लाइड करता है, ड्राइंग बोर्ड का एबोनी वर्किंग एज में वो फिट होकर स्लाइड करता है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम द वर्किंग एज ऑन द साइड ऑफ द ब्लेड। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ड्राइंग लाइन ड्रॉ कर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो ब्लेड का वर्किंग एज है वो देखिए। ठीक है, और इसमें आपको बताया जा रहा था कि एंगल ऑफ स्टॉक एंड ब्लेड इज 90 डिग्री। तो स्टॉक और ब्लेड का एंगल होता है 90 डिग्री, और जो इसका ब्लेड का वर्किंग एज होता है उसमें भी आप लोगों का मिलीमीटर में क्या रहता है, ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। ओके, इसका बाद 4th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ड्रॉ एक्यूरेट परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन एंड एंगुलर लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करके परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, एंगुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। मिनी ड्राफ्टर इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग क्विकली एंड एक्यूरेटली। मतलब अगर हम लोगों को ड्राइंग बनाना है और ड्राइंग को अगर क्विकली बनाना है और प्रॉपर तरीके से बनाना है, एक्यूरेटली मेजरमेंट में बनाना है, तब हम लोग मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट किसका कॉम्बिनेशन में बनता है, ये इंस्ट्रूमेंट बनता है टी स्क्वायर का कॉम्बिनेशन में, सेट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन में, और प्रोटेक्टर का कॉम्बिनेशन और स्केल का कॉम्बिनेशन में बनता है। मतलब ये जो मिनी ड्राफ्टर है उसमें क्या क्या रहता है, टी स्क्वायर रहता है, सेट स्क्वायर रहता है, प्रोटेक्टर रहता है और स्केल रहता है। टोटल 4 फंक्शन रहता है। तो सभी तो इसमें आ गया है ना, तो इसको तो हम लोग कोई भी लाइन बना सकते हैं और जल्दी भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। इसमें आपको मिनी ड्राफ्टर के बारे में वही बताया गया कि परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, एंगुलर लाइन हम लोग बना सकते हैं। और ये किससे बनता है मैं आपको अभी बता दिया हूं, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट व्हिच अमंग द फॉलोइंग डेजिग्नेशन हैज़ द साइज 1000 × 700 इन मिलीमीटर। ISI का अनुसार कौन सा ड्राइंग बोर्ड का साइज का डेजिग्नेशन 1000 × 700 मिलीमीटर। तो एक क्या हो जाएगा, 1000 × 700 मिलीमीटर किसका होता है, D1 का होता है। तो एक्चुअली इधर D1 नहीं दिया, D का जगह इसको B से डेजिग्नेशन किया है, तो B1 इधर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग का सेम है। इधर अगर 1500 × आपको 1000 बोलता तो कौन सा ड्राइंग बोर्ड का साइज हो जाता, D0 ड्राइंग बोर्ड का साइज हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज्ड फॉर ड्राइंग सर्किल। सर्किल बनाने के लिए सबसे कॉमनली यूज्ड टूल कौन सा है, फ्रेंच कर्व, मिनी ड्राफ्टर, डिवाइडर या कंपास। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कंपास। तो एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं कंपास इज यूज टू ड्रॉ सर्किल। कंपास हम लोग सर्किल ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं।
इट्स डिज़ाइन इज सिमिलर टू द डिवाइडर, सिमिलर का जैसे डिवाइडर का जैसे ये सेम देखने में होता है, लेकिन क्या होता है इसका एक पैर में एक आपको नीडल टाइप अटैचमेंट रहता है। नीडल टाइप अटैचमेंट में आप लोगों का पेंसिल या पेन या पेंसिल और लीड इसमें फिक्स होता है। ओके, बाकी डिवाइडर का जैसा एक कंपास सेम होता है। और डिवाइडर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग कोई भी डायमेंशन को अगर ट्रांसफ़र करना है या कोई भी पार्ट को अगर हम लोग को डिवाइड करना है तब हम लोग डिवाइडर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज सर्कल बनाने के लिए हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, फॉर ड्राइंग सर्कल विथ लार्ज रेडियस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड। जब हम लोगों को सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है, लेकिन उसका रेडियस बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग कौन सा टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग एक्चुअली यूज़ करते कंपास ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसका साथ हम लोग लेंदिंग बार एक अटैचमेंट यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली होता है लेंदिंग बार कंपास का हम लोग यूज़ करते हैं लार्ज रेडियस वाला वृत्तों को या सर्कल को बनाने के लिए। इसमें आपको बताया जा रहा है इन लेंदिंग बार कंपास देयर इज ए प्रोविजन फॉर इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल ग्रेटर देन द टोटल ओपन लेंथ ऑफ द कंपास। मतलब जो कंपास का टोटल लेंथ होता है वो अगर टोटल खुल जाता है तो टोटल जितना लेंथ होता है उससे भी बड़ा अगर हम लोग को रेडियस वाला सर्कल बनाना है तब हम लोग यूज करते लेंदिंग बार का। ओके, तो दिस हेल्प्स इन ड्राइंग वेरी लार्ज सर्कल विद द हेल्प ऑफ मीडियम साइज कंपास। तो इस मीडियम एक कम साइज का कंपास का थ्रू हम लोग एक मतलब हम लोग बड़ा बड़ा सर्कल, बड़ा बड़ा रेडियस वाला सर्कल हम लोग बना सकते हैं। क्या करेंगे, मीडियम साइज वाला जो कंपास है उससे हम लोग को लेंदिंग बार अटैचमेंट यूज करना है। समझ में आ गया। 8 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज्ड बाय आर्किटेक्ट फॉर मेकिंग ब्लूप्रिंट। तो कोई भी एक आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट को अगर ड्राइंग बनाना है, ब्लूप्रिंट करना है, तो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, ड्राइंग पेंसिल, डस्टर, इंक पेन या इरेजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक पेन। ठीक है, जो आर्किटेक्ट होता है इसमें आपको बताया जा रहा है इंक पेन इज यूज टू ड्रॉ ब्लूप्रिंट बाय आर्किटेक्ट एंड ड्राफ्ट्समैन। जो भी ड्राफ्ट्समैन और आर्किटेक्ट होता है ब्लूप्रिंट का इंक पेन का यूज करके ब्लूप्रिंट बनाते हैं। दे आर यूज टू ड्रॉ लाइन्स ऑन टू द ट्रेसिंग पेपर। जो ट्रेसिंग पेपर होता है उसमें लाइन ड्रॉ करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज फॉर मेकिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द ड्राइंग मेड इन पेंसिल। मतलब आपको क्या बोले, कोई भी अगर ड्राइंग है तो उसको सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन या आर्किटेक्ट क्या करते हैं, पेंसिल देके उसको नॉर्मली एक आपको स्केच बना लेते हैं। उसका बाद जब उसको फाइनल ड्राफ्टिंग करना है, फाइनल उसको जब बनाना है तब हम लोग उसको इंक पेन का थ्रू बनाते हैं। ड्राइंग पेंसिल हैव जनरल लीड्स व्हिच ड्रॉन ऑन द पेपर कैन बी इरेज। ड्राइंग पेंसिल क्या होता है, उसका मदद से हम लोग नॉर्मली एक हम लोग आइडिया लगा लेते कि ऐसे ऐसे बनाना, थोड़ा सा स्केच बना लेते हैं, उसका बाद हम लोग उसको क्या इरेज कर देते हैं। बाकी जो मार्क रहता है उसका मार्क का बराबर हम लोग इंक पेन का यूज करके ब्लूप्रिंट को बनाते हैं। दिस डज नॉट हैपन विद द इंक पेन। इंक पेन का थ्रू हम लोग ऐसे उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। तो इंक पेन होता है क्या, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज्ड टू सेट द ड्राइंग सीट ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड। मतलब एक ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड में अगर हम लोग को सीट को, जो ड्राइंग सीट है उसको अगर सेट करना है तो किस चीज़ का यूज़ हम लोग को नहीं करना पड़ता, ड्राइंग क्लिप, ड्राइंग पिन, डिवाइडर या एडेसिव टाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग सीट को लगाने के लिए, सेट करने के लिए ड्राइंग क्लिप, ड्राइंग पिन, एडेसिव टाइप हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिवाइडर का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। डिवाइडर का क्या फंक्शन है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बताया जा रहा है, डिवाइडर इज ए ड्राइंग टूल यूज टू रिप्लिकेट द डायमेंशन व्हेन द डायमेंशन आर रिपीटेड। तो डिवाइडर का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब डायमेंशन रिपीटेड होता है और वो डायमेंशन का हम लोग एक जगह से लेके दूसरा जगह में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, लेकिन ड्राइंग क्लिप, ड्राइंग पिन, एडेसिव टेप आर यूज टू अटैच द ड्राइंग सीट ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड। लेकिन बाकी ड्राइंग क्लिप, ड्राइंग पिन और एडेसिव जो टेप होता है वो क्या करता है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग सीट को वो अटैच करता है। और दिस अटैचमेंट आर टेम्पोररी अटैचमेंट, और ये टेम्पोररी अटैचमेंट है, इसको हम लोग जब ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एडेसिव टेप को भी रिमूव कर सकते, ड्राइंग पिन को भी रिमूव कर सकते, ड्राइंग क्लिप को भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछे जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन IS का अनुसार व्हाट इज द साइज ऑफ द डिजिग्नेशन A3 इन मिलीमीटर। तो A3 ड्राइंग सीट का साइज क्या होता है, तो आपको मैं पहले बताया हूँ 297 × 420 होता है।
ओके, तो आप लोगों को लग सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो, पहला बार जब सीख रहे हो ना तो उसको अच्छा से सीखना है। इसमें क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन को शायद एक जगह दो जगह में क्या हुआ, रिपीट हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि अभी आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। पहले जब आप लोग को सीखते, कुछ भी सीखते, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। बाद में वही क्वेश्चन में आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, अगर आप लोग अभी मेहनत करते हैं तो इसमें आपको वही बताया जा रहा है A3 का साइज क्या है, A4 का साइज क्या है, डिटेल में मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। 11 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज्ड टू ट्रांसफर डायमेंशन व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ द डायमेंशन। तो इसमें आपको सेम बताया जा रहा है कि कोई भी डायमेंशन अगर रिपीट होता है तो उसी डायमेंशन को अगर एक दूसरा जगह से ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डिवाइडर का। ओके, तो डिवाइडर इज यूज टू ट्रांसफर डायमेंशन व्हेन देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ द डायमेंशन। सिंपल बात है, इट इज़ द फास्टर मेथड देन यूजिंग ए स्केल। ये सबसे अच्छा मेथड होता है, क्योंकि स्केल यूज़ करके हम लोग माप लेने से अच्छा होता है क्या कि डिवाइडर का थ्रू हम लोग कर सकते हैं। देन मार्किंग द डायमेंशन, तो क्या होता है, डिवाइडर के थ्रू सबसे पहले स्केल से वो माप लेना पड़ता, उसके बाद आपको क्या होता है, लाइन को खींचना पड़ता, डायमेंशन को बनाना पड़ता, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, इसमें आपको बताया जा रहा है प्रोटेक्टर्स आर ओनली यूज टू मार्क एंगल एंड कंपास इज यूज टू ड्रॉ एंगल। तो इसमें सभी चीज़ का आपको बताया कि प्रोटेक्टर मार्क एंगल को मार्क करता है और कॉम्पास क्या करता है, सर्कल को ड्रॉ करता है। जो भी ऑप्शन में था वो आपको बताया है। इसमें आपको बताया जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ लीड इज द हार्डेस्ट। तो इनमें से जो लीड आपको 4 दिया है, तो इन लीड में से कौन सा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, तो एच जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हार्ड होता है। मैं आपको पहले ही बोला हूँ, तो 6H हो जाएगा, लेकिन सबसे मैक्सिमम होता है 9H तक और सबसे सॉफ्टेस्ट होता है 7B तक। तो इसमें आपको थोड़ा सा जानना है, तो लीड किस मटेरियल से बनता है, तो पेंसिल लीड इज द मिक्सचर ऑफ ग्राफाइट एंड क्ले। जो पेंसिल लीड है जिसका बात कर रहा है वो ग्राफाइट और क्ले का मिक्सचर में बनता है। ओके, तो इसमें आपको बताया जा रहा है 6H इज द ग्रेड ऑफ लीड। तो 6H हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ द लीड आपको बताया जा रहा है और सॉफ्टेस्ट भी आपको ये बताया जा रहा है। ओके, और HB क्या होता है, मीडियम सॉफ्ट ग्रेड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है फॉर मार्किंग एंगल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड। जब हम लोगों को एंगल को मार्क करना पड़ेगा तब कौन सा टूल का यूज करेंगे, हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। बहुत पहले डिस्कशन कर दिया हूँ, इसमें 0 डिग्री से 180 डिग्री तक एंगल रहता है। जब भी कोई भी एंगल बनाना पड़ता तब हम लोग इसको बना सकते हैं, और इसका शेप होता है सेमी सर्कुलर। ओके, और इसका लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री से कम हम लोग इसको बना नहीं सकते हैं। तो एक्यूरेसी ऑफ मार्किंग एंगल इज द हाईएस्ट इन प्रोटेक्टर। तो एक्यूरेसी आपको दिया है 1 डिग्री। इसका बाद आपको बताया जा रहा है यूजिंग 30, 60, 90 डिग्री सेट स्क्वायर एंड 45, 45 एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। तो इन दोनों सेट स्क्वायर को यूज करके हम लोग कौन सा एंगल को बना नहीं सकते, तो इसका राइट आंसर है 10 डिग्री। तो आप लोग कोशिश कर लेंगे, फिर भी आप लोग 10 डिग्री को बना नहीं सकते। बाकी 45 डिग्री बना सकते हैं, 90 डिग्री बना सकते हैं, 30 डिग्री बना सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। ओके, तो इसमें नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन में, व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन फास्टर। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कोई भी अगर पैरेलल लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो फास्ट अगर हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है तो रोल एंड ड्रॉ हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो रोल एंड ड्रॉ इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बोला है यूजिंग रोल एंड ड्रॉ स्केल वी कैन ड्रॉ पैरेलल लाइन वेरी एक्यूरेटली एंड फास्ट। बहुत ही एक्यूरेट और फास्ट हम लोग बना सकते हैं। दे आर यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पैरेलल लाइन बनाते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी पैरेलल लाइनों बनाते हैं और इंक्लाइन प्लेन में भी वो बनाते हैं। ओके, तो जनरल डायमेंशन ऑफ द रोल एंड ड्रॉ स्केल 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जनरल डायमेंशन क्या होता है रोल एंड ड्रॉ स्केल का, 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। द स्केल इज रोल्ड ऑन द पेपर टू अचीव पैरेलल लाइन। तो पेपर में हम लोग क्या करते हैं, स्केल को रोलिंग कर देते हैं इसमें पैरेलल लाइन पाने के लिए। समझ में आ गया। जो पेपर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्केल को हम लोग जिसका आपको साइज दिया है, डायमेंशन है 30 मिलीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इसको हम लोग रोल कर देते हैं पैरेलल लाइन को हम लोग बनाने के लिए। इसका बाद आप पढ़ सकते हैं सीट लेआउट, टाइप्स ऑफ मशीन ड्राइंग, फ्री हैंड स्केचिंग। इससे आपको पूछे जा रहा है
द प्रेफर्ड साइज ऑफ द ड्राइंग शीट इज रिकमेंडेड बाय। जो ड्राइंग शीट हम लोग अभी यूज़ करते हैं तो किससे प्रेफर्ड होकर आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इससे टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करते हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड्स का लास्ट में और एक एस है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसरो में एक क्वेश्चन आपको पूछा था, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती किया था। इसका बाद ASME का फुल फॉर्म बोला अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरा ASTM का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। तीसरा NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनट्रिम्ड साइज फॉर डैश सीट इज 240 × 330। तो कौन सा सीट का अनट्रिम्ड साइज है 240 × 330। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा A4। तो A4 साइज का पेज का ट्रिम साइज क्या होता है 210 × 297 होता है, लेकिन जब हम लोग इसको ट्रिमिंग नहीं करते वो साइज रहता है 240 × 330 मिलीमीटर। इसीलिए ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, इसमें आपको बताया जा रहा है अनट्रिम्ड साइज ऑफ एनी सीट विल बी स्लाइटली लार्जर देन द ट्रिम साइज। तो ट्रिम जो साइज होता है तो उससे थोड़ा बड़ा होता है अनट्रिम्ड साइज। ओके, द अनट्रिम्ड साइज फॉर A4 सीट 240 × 330 millimeter, where the trim size is 210 × 297 millimeter. The space between the trim size and frame is called border. तो जो ट्रिम साइज है जो 210 × 297 है, तो ये क्या होता है, और ट्रिम साइज और जो फ्रेम होता है, फ्रेम का बीच का जितना गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। ओके, समझ में आ गया है। जो ट्रिम साइज हो रहा है उससे जो फ्रेम बन रहा है, ओके, तो फ्रेम को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको बॉर्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, SP is 246 2003 recommends the border of dash millimeter width for the sheet size A0 to A1 and dash millimeter for the size A2, A3, A4 and A5। तो इसमें आपको बताया जा रहा है SP 46 रिकमेंड किया है कि बॉर्डर साइज क्या होना चाहिए, A0 और A1 सीट के लिए बॉर्डर साइज होना चाहिए 20 मिलीमीटर, क्योंकि सीट भी बड़ा है तो बॉर्डर साइज तो आपको बड़ा करना है। तो बॉर्डर क्या है मैं आपको बताऊं कि जो ट्रिम सीट होता है और उसका जो फ्रेम होता है उसका बीच में जो गैप होता है उस स्पेस को हम लोग बॉर्डर कहते हैं। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, जो एक ट्रिम साइज है और ये जो लास्ट में इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है सीट का, तो उसका बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बॉर्डर कहते हैं। तो A1 और A0 के लिए 20 मिलीमीटर का हम लोग को क्या करना पड़ता है, बॉर्डर देना पड़ता है, और जो A2, A3, A4, A5 के 10 मिलीमीटर का इसके लिए बॉर्डर रखना पड़ता है। ओके, इसमें आप पढ़ सकते हैं, वही आपको बताया है कि कितना मिलीमीटर आप लोगों को बॉर्डर रखना है। इसका बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए काम में नहीं आता है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको स्किप करके जाऊंगा। जनरली ये सब क्वेश्चन आपको पूछते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में पूछे जा रहा है जो टाइटल ब्लॉक होता है। जब ड्राइंग सीट में हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, नीचे आपको क्या करते हैं, टाइटल बॉक्स हम लोग को बनाना पड़ता है। तो उसका साइज क्या होता है, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका साइज होता है 185 × 65 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि द साइज ऑफ द टाइटल ब्लॉक 185 × 65 मिलीमीटर व्हिच इज रिकमेंडेड बाय BIS। और स्केल का साइज क्या होता है 25 मिलीमीटर × 10 मिलीमीटर इन ड्राइंग सीट। तो स्केल का जब साइज पूछेगा तब हो जाएगा 25 मिलीमीटर × 10 मिलीमीटर, और जब टाइटल ब्लॉक बोलेगा तो 185 × 65 हो जाएगा। ओके, तो इसमें यही बोला है कि टाइटल बॉक्स का अंदर सो मेनी ऑप्शन रहता है, सो मेनी सेक्शन होता है, जैसे नेम ऑफ द फर्म, ड्राइंग नंबर, टाइटल, तो और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को टाइटल बॉक्स का अंदर लिखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को उसका स्पेस कितना रखना पड़ता है आपको मैं बता दिया हूँ। इसका बाद आपको बताया जा रहा है द नंबर ऑफ फोल्डिंग मेथड फॉर फोल्डिंग ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ ड्राइंग सीट इज। तो अलग अलग साइज का जो ड्राइंग सीट होता है उसको फोल्डिंग करने का कितना मेथड होता है, 2 मेथड होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द फाइनल साइज ऑफ द फोल्डेड प्रिंट इन मेथड 1 विल बी 297 × 190। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, जो भी ड्राइंग सीट है, वेरियस सीट है, तो उसको हम लोग को फोल्ड जो मेथड होता है फोल्डिंग करने का मेथड, सबसे पहला मेथड में क्या होता है उसको हम लोग कितना साइज में बना के फोल्डिंग करना है, 297 × 190 मिलीमीटर में हम लोग को फोल्डिंग करके फाइनल साइज बनाना है। अगर सेकेंड मेथड का बात करते हैं तो इसमें क्या करना है, इसको फोल्डिंग करना है, जो A4 का साइज है 297 × 210 में आपको फोल्डिंग करना है सेकेंड मेथड में। और इसमें क्या बोल रहे हैं, दोनों मेथड में आप लोगों का
जो ऊपर है फोल्डेड प्रिंट के ऊपर में आपको टाइटल बॉक्स दिखना चाहिए। ओके, एक तो आपको क्या बताया जा रहा है, जो वेरियस साइज का जो ड्राइंग शीट है उसको मेथड 1 में आप लोग 297 इंटू 190 मिलीमीटर में आप लोग उसको फोल्डिंग कर सकते हैं, और दूसरे में बताया जा रहा है कि 297 इंटू 210 में आप लोग फोल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, फोल्डिंग करने के बाद आपका जो टाइटल बॉक्स है वो ऊपर विजिबल होना चाहिए। ओके, व्हेन प्रिंट्स आर टू बी स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड इन कैबिनेट दे आर फोल्डेड बाय मेथड 2। जब प्रिंट जो प्रिंट है या जो हम लोग उसको बना रहा है उसके बाद अगर वो जो प्रिंट हो रहा है साइज में हम लोगों को करने का बाद, फोल्डिंग करने के बाद एक्चुअली, तो उसको कहाँ पे अगर कोई भी स्टोर करना है कैबिनेट में, तो क्या होगा, हम लोग फोल्डिंग मेथड हम लोग 2 का इस्तेमाल करेंगे। मतलब उसको हम लोग किस साइज में रखेंगे, 297 इंटू 210 साइज में हम लोग उसको फोल्डिंग करेंगे। तो टोटल 2 मेथड होता है ड्राइंग शीट को फोल्डिंग करने में। इसका बाद आपको बताया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग स्केल। तो रिड्यूसिंग स्केल मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना मतलब कम करना। सोचो कोई भी एक मशीन है, तो मशीन का पार्ट क्या होता है, बड़ा बड़ा पार्ट होता है। कोई भी एक गियर है, गियर को अगर हम लोग को बनाना है ड्राइंग शीट में, तो उतना बड़ा साइज का गियर थोड़ी ना हम लोग बना पाएंगे। सोचो गियर का आपको डायमीटर दे दिया कितना, तो आप 500 मिलीमीटर दे दिया है या उससे ज़्यादा मिलीमीटर दे दिया, तो ड्राइंग शीट में अगर जगह नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक गियर को हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसका साइज को हम लोग क्या करेंगे, उसका साइज को हम लोग कम कर लेंगे। तो 5000 मिलीमीटर अगर रहेगा तो उसका साइज को हम लोग कम करके भी कर सकते हैं। तो 5000 मिलीमीटर से अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं कि 50 इंटू 5000 आप लोग कर सकते हैं। ओके, मतलब जो 5000 रहेगा उसको हम लोग कितना मिलीमीटर में बनाएंगे, 50 मिलीमीटर में बनाएंगे, तभी हम लोग का जगह हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। मतलब बड़ा पार्ट है उसको हम लोग ड्राइंग शीट में बना नहीं सकते उतना बड़ा डायमेंशन, इसीलिए हम लोग उसको कम कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो जो 50 मिलीमीटर में बनाते हैं, तो क्या होता है, ये तो जगह हो जाएगा ड्राइंग शीट में। तो ये होता है रिड्यूसिंग स्केल। तो सबसे पहले जो छोटा वैल्यू होगा उसके बाद बड़ा वैल्यू होगा। तो 50 इज टू 50,000, ओके 5000, ये ऐसे होगा। इसका बाद अगर आप लोग देखते हैं तो मैं क्या बोलूँ कि रिड्यूसिंग स्केल में सबसे पहला जो वैल्यू होगा उस छोटा होगा, लेकिन ये सब बड़ा है आप देख सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में है इसमें क्या बोले 0.5 इज टू 1, तो ये क्या हो रहा है, जो पहला वैल्यू है वो कम है। इसको आप लोग और भी कर सकते हैं, इज टू दिया है, अनुपात में दिया, इसीलिए आप लोग कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग 2 से गुना कर देते दोनों साइड में, तो 1:2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, पहले क्या था 2 था, उसको हम लोग कितना मिलीमीटर में बनाएंगे, 1 मिलीमीटर में बनाएंगे। मतलब ये रिड्यूसिंग स्केल में हो रहा है। और इनलार्ज स्केल मतलब क्या होता है, सोचो कोई भी वॉच का पार्ट है, कोई भी घड़ी का पार्ट है, तो घड़ी का पार्ट क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर होता है। तो उसको अगर हम लोग ड्राइंग शीट में बनाने जाएंगे तो क्या थोड़ी ना बना पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको बड़ा करके बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सोचो उसका साइज था 10 मिलीमीटर, उसको हम लोग को बनाना, उसको साइज था हम लोग 10 मिलीमीटर नॉर्मली मान लेते हैं, और हम लोग उसको कितना मिलीमीटर में बनाएंगे, 100 मिलीमीटर में बनाएंगे। मतलब पहले क्या था, पहले था 10 मिलीमीटर, उसको अभी हम लोग क्या बना रहे हैं ड्राइंग शीट में अच्छा से समझने के लिए हम लोग उसको 100 मिलीमीटर में बना रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या उसको हम लोग इनलार्जिंग कर रहे हैं, बढ़ा कर रहे हैं, तभी हम लोग उस पार्ट को बड़े में समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं इनलार्ज स्केल। जो लास्ट में रहता है, जो सेकेंड में रहता है, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। ओके, और ये आपके क्या होता है, हम लोग किस साइज में उसको हम लोग शीट में बना रहे हैं। ओके, तो जब भी इनलार्ज बोलेगा सब जो सामने वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, जब भी रिड्यूसिंग बोलेगा तब जो सामने वैल्यू होगा वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वही पूछे जा रहा है, ये इनलार्जिंग स्केल है कि नहीं। तो इनलार्जिंग स्केल का सबसे पहला वैल्यू क्या होगा, वो बड़ा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है इसलिए गलत है। ओके, तो इसमें आपको वही बताया जा रहा है इनलार्ज स्केल क्या होता है, रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है। 9th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है which is not an essential thing for फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए कौन सा चीज़ एक एसेंशियल नहीं होता है। तो फ्री हैंड स्केच मतलब हम लोग जैसे हैंड स्केच कर रहे हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हो, कोई आदमी बना सकते हो, कोई भी औरत बना सकते हैं, तो ये फ्री हैंड स्केच होता है। कुछ भी कर रहे हैं, सोचो बेंच भाइस बना रहे हैं, कोई भी सोचो गियर बना रहे हैं, उसको हम लोग फ्री हैंड में बना रहे हैं। मतलब फ्री हैंड मतलब होता है एक्चुअली कोई भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट या टूल्स वगैरह यूज ना करके जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो फ्री हैंड स्केचिंग जब भी करते हैं तो कौन सा चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता, फ्रेंच कर्व का जरूरत नहीं पड़ता। फ्रेंच कर्व का जब भी करेंगे यूज़ तब क्या होगा, वो तो फ्री हैंड नहीं रहेगा, तो एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट या आप बोल सकते इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो क्या होगा उसमें स्मूथ होगा, तो एक्चुअली फ्री हैंड स्केच नहीं होता है। ओके, तो फ्री हैंड स्केच के लिए क्या जरूरत एक्चुअली पड़ता है, सॉफ्ट ग्रे पेंसिल जरूरत पड़ता, सॉफ्ट रबर इरेजर जरूरत पड़ता, उसको क्या करना इरेज करने के लिए,
और ये पेपर इन फॉर्म ऑफ स्केच बुक और पैड, स्केच बुक या पैड का ज़रूरत पड़ता है फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए। ओके, इसमें आपको ही बताया जा रहा है फ्रेंच कर्व आर यूज फॉर ड्राइंग कर्व विच कैन नॉट बी ड्राइंग विथ ए कंपास। मतलब फ्रेंच कर्व हम लोग तब यूज़ करते जब कॉम्पास का थ्रू हम लोग कोई भी कर्व को बना नहीं सकते तब। ओके, बट हम लोग रफ स्केच जब भी हम लोग बनाते हैं तब हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ता है, हम लोग को जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ता है मैं बता दिया हूँ। तो फिर भी आपको बोलना है कोई भी अगर फ्रेंच कर्व में हम लोग को उस कर्व बना रहे हैं उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक रफ स्केच भी आपको पेंसिल का थ्रू बना लेना पड़ता है, उसका बाद आपको फ्रेंच कर्व यूज़ करना है। तो अगर रफ स्केच बना लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग को ज्वाइन करना पता चल जाएगा, उसके बाद फ्रेंच कर्व यूज़ करके हम लोग उसको स्मूथ कर्व बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें अगर आप लोग देखते हैं सबसे पहले में बोले जा रहा है ड्राइंग फॉर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, मतलब जो ड्राइंग को हम लोग इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैनुअली बनाते हैं। तो ये क्या होता है, दिस इज असेंबली ड्राइंग, एक असेंबली ड्राइंग होता है विदाउट डायमेंशन, एक डायमेंशन छोड़ के हम लोग जो असेंबली ड्राइंग बनाते हैं क्योंकि मैनुअल बोला है। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्लेनिंग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईच पार्ट। तो हम लोग जब असेंबली ड्राइंग बना रहे हैं तो मतलब क्या, एक उसका एक अलग अलग पार्ट होगा, तो वो अलग अलग पार्ट का वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब किस प्रिंसिपल किस शर्ताधीन पर वो काम करते उसका बारे में डिस्कशन करने के लिए जो हम लोग मैनुअली ड्राइंग करते हैं विदाउट डायमेंशन उसको बोलता है ड्राइंग फॉर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। जस्ट ईच असेंबली का ईच पार्ट का इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग इस ड्राइंग को बनाते हैं, इसके लिए कोई डायमेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ता। सी में अगर आप लोग देखते हैं ड्राइंग फॉर कैटलॉग, स्पेशल असेंबली ड्राइंग आर प्रिपेयर्ड फॉर कैटलॉग विथ ओवरऑल एंड प्रिंसिपल डायमेंशन। तो ड्राइंग फॉर कैटलॉग जब भी बोलेगा मतलब क्या है, इसमें हम लोग असेंबली ड्राइंग बनाते हैं, स्पेशल असेंबली ड्राइंग होता है। ओके, और ये कैटलॉग बनते हैं जिसमें ओवरऑल और प्रिंसिपल डायमेंशन दिया जाता है। मतलब कोई भी एक हम लोग मशीन का पार्ट का असेंबली हम लोग बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ईच जो पार्ट है तो हम लोग बनाएंगे उसका एक कैटलॉग बनेगा, उसमें ओवरऑल और प्रिंसिपल डायमेंशन उसमें दिया रहेगा, मतलब जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वो सब दिया रहेगा। इसके बाद चौथा नंबर में पेटेंट ड्राइंग। पेटेंट ड्राइंग मतलब क्या होता है, इट इज़ जनरली असेंबली ड्राइंग आइदर इन पिक्टोरियल फॉर्म और प्रिंसिपल व्यू ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ मशीन। पेटेंट मतलब हम लोग को कोई भी पेटेंट दे देता है उसको देख के जो हम लोग बनाते हैं, मतलब उसका सेम कॉपी जो हम लोग बनाते हैं, तो एक जनरल असेंबली ड्राइंग होता है जो हम लोग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखने को मिलता है या पिक्टोरियल फॉर्म में देखने को मिलता है। पिक्टोरियल फॉर्म का अंदर क्या आता है, ऑर्थोग्राफिक भी आता है, ऑब्लिक भी आता है। ओके, तो पिक्टोरियल फॉर्म वही होता है जो हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग अगर ऑब्लिक व्यू से देख रहे हैं, उसको अगर हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से देख रहे हैं, तो उसको हम लोग जो जनरली असेंबली ड्राइंग हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं पेटेंट ड्राइंग। पेटेंट ड्राइंग मतलब क्या, पेटेंट पार्ट मतलब एक पार्ट है उसका सेम टू सेम हम लोग जो बना रहे हैं उसको हम लोग पेटेंट बोलते हैं। तो वैसे एक जनरली असेंबली ड्राइंग है जिसमें हम लोग जैसे देखते हैं मशीन को वैसे हम लोग उसको ऑर्थोग्राफिक में देख रहे हैं, चाहे हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब ऑब्लिक फॉर्म में देख रहे हैं, उसको हम लोग बनाते हैं, उसको पेटेंट ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग जो दिया है ये गलत है। एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द मशीन, मशीन का डिटेल्स को रिप्रेजेंट करता है इन द पिक्टोरियल फॉर्म एज इट इज असेंबल्ड। मतलब इसको पिक्टोरियल फॉर्म में ही सिर्फ उसको जो असेंबली किया हुआ है उसको डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो लेकिन पेटेंट ड्राइंग में क्या होता है, जस्ट आपको जनरली असेंबली ड्राइंग होता है, उसमें जैसे आप लोग को देखने को मिलता है वैसे आप लोग को जस्ट जो ड्राइंग हम लोग बनाते वो होता है। लेकिन एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग में होता है क्या, जो हम आप लोग को असेंबली करने का बाद पिक्टोरियल फॉर्म मशीन का मिलता है वो होता है एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, जो नॉर्मल क्वेश्चन हो तो वही पूछे जाते हैं। इसका बाद आपको बताया जा रहा है अरेंज द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट रेफर्स टू फ्री हैंड स्केच ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप लोग को स्ट्रेट लाइन बनाना है फ्री हैंड स्केच में, मतलब बिना कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टूल छोड़कर अगर फ्री हैंड स्केच बनाना था, स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे बनाना है, तो आप लोग को कैसे करना पड़ेगा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। तो अगर आप लोग देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्या बोला है, जो सबसे सेकेंड में है, सबसे पहले पेंसिल को आपको 30 डिग्री, प्लीज होल्ड द पेंसिल एट अबाउट 30 मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लीड पॉइंट। जो लीड पॉइंट है, ओके, लीड पॉइंट से 30 मिलीमीटर डिस्टेंस में आपको पेंसिल को
पकड़ना है। तो पेंसिल को सबसे पहले कैसे पकड़ना है ये आपको बोला है। जो लीड पॉइंट है, ये लीड पॉइंट है पेंसिल का, सोचो ये 30 मिलीमीटर है, तो इधर आपको पेंसिल को पकड़ना पड़ेगा। ओके, इसका बाद क्या बोला है, उसका बाद बोला है स्विंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट आपको ऐसे स्विंग करना है, मतलब उसमें कोई आपको मार्क नहीं देना है। बैकवर्ड एंड बिटवीन द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जब भी करेंगे, मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन मतलब होता है जो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो दो पॉइंट से पहले से रहेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल को हम लोग उसको 30 डिग्री ऊपर में उसको हम लोग होल्ड करेंगे। उसका बाद हम लोग पेंसिल को लेके लेफ्ट राइट का आगे पीछे हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब एक ड्राइंग करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे। ओके, उसका बाद क्या करने के लिए बोला है, उसका बाद बोला देन बिगिन टू ड्रॉ द लाइन विथ शॉर्ट एंड थिक स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक। इसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटा छोटा करके आपको लाइट स्ट्रोक, हल्का स्ट्रोक में आपको लाइन बनाना है। अगर आप छोटा छोटा करके ऐसे बनाते हैं ना तो आपको और भी स्ट्रेट मिलता है। इसलिए आपको एक बार में ऐसे नहीं बोला, आपको छोटा छोटा करके आपको बनाना पड़ेगा। वो स्ट्रोक क्या रहेगा, लाइट स्ट्रोक, हल्का स्ट्रोक में रहेगा। उसका बाद क्या करना पड़ेगा, उसका बाद फिनिश फाइनली विथ ए डार्क एंड फार्म लाइन। उसका बाद आपको जब ये आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको डार्क लाइन और फार्म लाइन, एक मजबूत लाइन आपको बना देना पड़ेगा, मतलब आपको थिका लाइन बना देना है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनाना है वो भी आपको बताया है। ओके, इसका बाद आपको बोला है अगर सर्किल आपको फ्री हैंड स्केच में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, मेक द सेंटर एंड थ्रू इट ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर लाइन। तो अगर आप लोग को सर्किल बनाना है, सबसे पहले आपको ए सेंटर आपको पॉइंट आपको बना लेना है, सेंटर पॉइंट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको ऐसे सेंटर लाइन बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद रेडियल 4 रेडियल लाइन बिटवीन देम, आपको 4 रेडियल लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क द 4 पॉइंट एंड रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब आपको ऐसे रेडियस जो डिस्टेंस है आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग करते तो प्रॉपर ये फ्री हैंड स्केच में जो बोला तो आपको एक सर्कल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 3 में क्या बोला, द पेपर में बी रिवॉल्व आफ्टर ईच क्वार्टर सर्किल। मतलब अगर आप लोग ऐसे बना रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेपर को थोड़ा सा रिवॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद फिर और क्वार्टर में आपको 90 डिग्री और फिर से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे अगर आप लोग हाथ घुमा घुमा के करेंगे तो सर्किल बन जाएगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन का अगर बात करते हैं, मीडियम थिकनेस लाइन ग्रुप ऑफ 2 मिलीमीटर आर नॉट यूज्ड फॉर। तो इसमें आपको बताया जा रहा है मीडियम जो थिकनेस है जिसका लाइन ग्रुप 2 मिलीमीटर है तो किसके लिए यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डायमेंशन लाइन के लिए वो यूज नहीं होगा। इसमें बताया जा रहा है आउटलाइन, डॉटेड लाइन, कटिंग प्लेन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग 2 मिलीमीटर थिकनेस। मतलब जो भी आउटलाइन होता है, डॉटेड लाइन होता है, कटिंग प्लेन लाइन होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डैश देते हैं। तो ये क्या होता है, थिक हम लोग को बनाना पड़ता है, थिक 2 मिलीमीटर का थिकनेस रखना पड़ता है। लेकिन सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लेडर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन आर यूजिंग 1 मिलीमीटर थिकनेस। मतलब एक कंटिन्यूअस ऑफ थिन लाइन होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन्स आर ड्रॉन यूजिंग डैश पेंसिल। कोई भी इनिशियल वर्क है और कंस्ट्रक्शन वर्क है तो हम लोग कौन सा पेंसिल से बनाएंगे, एच ग्रेड का पेंसिल से बनाएंगे। तो इसमें आपको बताया जा रहा है इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग एच पेंसिल। 2H पेंसिल यूज होता है आउटलाइन, डॉटेड लाइन, डायमेंशन लाइन और एरोहेड। ओके, 3H और 4H किसके लिए यूज होता है, सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन। क्योंकि 3H और 4H क्या होता है एक्चुअली, देखो ये हार्ड होता है, मतलब इसका डार्कनेस कम होता है। तो सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन क्या होता है, थिन होना चाहिए, कंटिन्यूअस थिन लाइन होना चाहिए, उसका थिकनेस भी कम आएगा। इसीलिए हम लोग 3H 4H सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन पर्पज के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में पूछे जा रहा है सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग डैश पेंसिल। तो सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन हम लोग कौन सा पेंसिल से बनाते हैं, तो अभी तो मैं आपको बताऊं 3H और 4H से बनाते हैं। तो वही आपको क्वेश्चन रिपीट करके दिया है, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग 3H और 4H पेंसिल। आउटलाइन एंड डॉटेड लाइन, सेक्शन प्लेन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरोहेड, ये सब हम लोग किससे बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं 2H से। ओके, तो यही आपको बताया जा रहा है कि डिफरेंट पेंसिल का ग्रेड आपको क्या करते हैं, डिफरेंस पर्पज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन गिवन बिलो इज यूज्ड फॉर। तो जो लाइन आपको दिया है
ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए इस लाइन का नाम क्या है, कंटिन्यूअस थीन, ब्रैकेट में आपको लिख सकते हैं स्ट्रेट विथ जिगजैग। मतलब कंटिन्यूअस थीन लाइन तो होता है और स्ट्रेट भी होता है, बीच बीच में और जिगजैग होता है। ओके, तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जहाँ पे लॉन्ग ब्रेक लाइन का ज़रूरत पड़ेगा उधर हम लोग इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये होता है कंटिन्यूअस थीन स्ट्रेट लाइन विथ जिगजैग। और बाकी आप देख सकते हैं आपको बताया जा रहा है जो लाइन काटिंग प्लेन के लिए यूज़ होता है, ऑप्शन में जो दिया है उसका आपको डिटेल में बताया है। काटिंग प्लेन में जो लाइन हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा लाइन होता है, चेन थीन नैरो विथ थिक एट द एंड एंड द चेंजिंग ऑफ पोजीशन। मतलब एक्चुअली इसमें चेन थीन आपको एक चेन जो सेंटर लाइन आप लोग का होता है ना, चेन डॉट लाइन होता है, आपको चेन डॉट लाइन ही होगा, लेकिन जो आप लोग का एंड पोर्शन होगा, एंड पोर्शन क्या होगा, वो ठीक होगा, ठीक होगा। ओके, अगर हम लोग उसका पोजीशन को भी चेंज करते हैं तो क्या होगा, उधर भी वो ठीक होगा। तो एक्चुअली आप लोग को बोला है जो कटिंग प्लेन के लिए हम लोग लाइन यूज़ करते हैं वो एक्चुअली लाइन आप लोग का कंटिन्यूअस थीन लाइन ही होता है, लेकिन जब भी उसका दो एंड जो होता है, दो एंड में क्या होता है, ये एंड में वो ठीक होता है, अगर उसका पोजीशन भी चेंज होता है तब भी वो ठीक होता है। ओके, ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि इसका दो एंड ठीक हो जाता है जब पोजीशन चेंज होता है और जब उसका दो एंड रहता है तब। इसका बाद आपको बताया जा रहा है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, सेंट्रोइड लाइन एंड आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट। कोई भी एडजेसेंट पार्ट का अगर आउटलाइन और सेंट्रोइड लाइन का अगर वर्णना करना है तब हम लोग को कौन सा लाइन यूज़ होता है, चेन थीन डबल डैश लाइन यूज़ होता है। मतलब चेन लाइन कैसा होता है, ऐसे होता है, उसके बाद आप लोग का 8 मिलीमीटर, उसके बाद 1 मिलीमीटर का गैप, उसके बाद 2 मिलीमीटर होता है, उसके बाद फिर 1 मिलीमीटर का गैप, फिर 8 मिलीमीटर होता है। ओके, तो ये होता है चेन थीन लाइन। तो आपको चेन डॉट लाइन ये आपको होता है। तो आपको क्या बोला है, जब आपको बोलेगा सेंट्रोइड लाइन और एडजेसेंट पार्ट, आपको कोई भी बोलेगा आउटलाइन का एडजेसेंट पार्ट है, तब हम लोग को चेन थीन डबल डैश, मतलब वही रहेगा लेकिन जब डैश आपको दो रहेगा। ओके, फिर दो डैश रहेगा, ऐसे आपको होगा। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। तो आज बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा दिया हूँ और मेरा भी टाइम अभी ख़त्म हो रहा है। तो और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो पहले मैं आपको बताया हूँ किस टाइप का लाइन है, तो मैं आपको बताया हूँ जो लाइन आपको कटिंग प्लेन में यूज़ होता है वो क्या होता है, चेन थीन डॉटेड लाइन ही होता है। तो वो लाइन क्या होता है, चेन लाइन में क्या होता है, जो उसका एंड पोर्शन है उधर वो ठीक हो जाता है। तो कहाँ के लिए यूज़ होता है, कटिंग प्लेन के लिए यूज़ होता है। ओके, अगर इसका पोजीशन भी चेंज होता है तब भी क्या होता है, उधर भी वो ठीक हो जाता है। ओके, तो ये कटिंग प्लेन के लिए यूज़ होता है। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली चेन डॉट लाइन है लेकिन उसका एंड पोर्शन ठीक होता है। ओके, लेकिन पिछला जो चीज़ है मैं उसको और एक बार बता देता हूँ क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखो, जब सेंट्रोइड लाइन बोलेगा और बोलेगा आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट। ओके, एडजेसेंट मतलब क्या है, ए पार्ट है और ए पार्ट है, और ये जो बोलते हैं 90 डिग्री जो बनता है इसको एडजेसेंट पार्ट, मतलब एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड रहता है। तो उधर अगर आप लोगों को लाइन बनाना है तब हम लोग को चेन थीन डबल डैश, मतलब चेन लाइन ही आपको बनेगा, ऐसे बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें बीच में डबल डॉट रहेगा। ओके, डबल डैश रहेगा, वैसे डबल डैश है, फिर डबल डैश होगा। ओके, समझ में आ गया है। तो आज मैं टोटल इधर तक डिस्कशन करूंगा। इसका बाद आप देख सकते हैं हिडन आउटलाइन एंड हिडन एजेस आर ड्रॉन यूजिंग डैश थीन लाइन। तो हिडन जब भी लाइन होता है और हिडन एजेस होता है, हिडन आउटलाइन हिडन एजेस होता है, तो उसमें क्या होता है, डैश थीन लाइन हम लोग बनाते हैं, ऐसे डैश थीन लाइन, तो डैश डैश ऐसे होगा। ओके, इसका बाद बोला डायमेंशन लाइन हम लोग कंटिन्यूअस थीन लाइन हम लोग बनाते हैं। ओके, और इसमें यही आपको बताया जा रहा है, ये जो लाइन है एक कटिंग प्लेन को इंडिकेट कर रहा है। तो आज ड्राइंग का बहुत सारा टॉपिक मैं बताया हूँ। तो आज इससे ज़्यादा अगर आप लोग पढ़ाएंगे तो आप लोग को क्या होगा, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो इतना आप लोग अच्छा से क्लियर कीजिए। तो आप लोगों को अगर इतना तक समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और जो भी इंपॉर्टेंट है इस PDF से वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो ये सभी चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, जस्ट एक चीज़ आपको याद रखना है, चेन लाइन कैसा होता है, चेन लाइन मतलब होता है ये जो एक लंबा होता है इसका साइज 8 से 10 मिलीमीटर होता है, उसके बाद 1 मिलीमीटर गैप होगा, उसके बाद 2 मिलीमीटर, उसके बाद 1 मिलीमीटर गैप, फिर ये इधर आपको लाइन होगा, ये भी 8 to 10 मिलीमीटर, फिर इधर 1 मिलीमीटर गैप, 2 मिलीमीटर डैश,
फिर 1 मिलीमीटर गैप, इसके बाद 8 to 10 मिलीमीटर, ऐसे होते जाएगा। इसको चेन लाइन हम लोग कहते हैं। ओके, और ये जो छोटा छोटा पार्ट होता है, छोटा छोटा जो लाइन, इसको हम लोग डैश लाइन कहते हैं। समझ में आ गया है? ओके, तो इतना तक था आप लोग का टोटल डिस्कशन ड्राइंग का। तो क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा। और आज आप देख सकते हैं अभी कितना टाइम हुआ है, 7:23 हो गया। इसको एक्सपोर्ट करने में मेरा फ़ोन में तो 1 घंटा तो लगे जाएगा। इसका बाद अपलोड करने में भी आधा घंटा से 45 मिनट लगेगा। तो और आज टाइम नहीं है, अगर इससे ज़्यादा बनाने जाएंगे तो आज आप लोग का वीडियो अपलोड होने में 11 बज जाएगा। तो इसीलिए मैं इतना था कि मैं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।